हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई क्लास 9 एंड 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, साथ में जो रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड किया है। इस वीडियो के अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर सबसे पहले बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं, तो आपको ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग को करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से 2 तरीके हैं जो आपके कोर्स में हैं। उसमें से एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग कैसे करी जाए उसको सोचने का। तो जिस तरह से आप सोच रहे हैं और अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस तरीके को कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ठीक है, उसमें से एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये पूरी प्रोग्रामिंग बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट्स पे। तो ओओपी एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो कि बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। पूरा का पूरा ये प्रोग्रामिंग चलती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा होता है और कोड होता है। इस प्रोग्रामिंग में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट अस स्टडी कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक सेट ऑफ रूल्स और सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं ताकि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके यानी वो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रन करा सके कंप्यूटर। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन। सिर्फ आपको इस टॉपिक में यही पता होना चाहिए। समझने के लिए आपको ये समझना है कि जैसे कोई इंसान है, उसने कंप्यूटर्स, वो चाहता है कि कंप्यूटर 25x4 कैलकुलेट करके दे, तो वो जो है ये इंस्ट्रक्शन वो एज इट इज़ लिख के देगा। और लेकिन कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, वो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा। इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, 0-1 को। ठीक है, तो वो अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेगा और फिर वो हमें हमारा आउटपुट देता है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस को 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब जो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है ये मशीन्स के ज़्यादा क्लोजर होती है। ये पुराने समय की लैंग्वेज है, तो इसलिए ये मशीन के ज़्यादा क्लोज होती है, इतनी ज़्यादा ये डेवलप्ड नहीं होती है, इसलिए हम इंसानों को इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वहीं पे जब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, ये ऑन द अदर हैंड ह्यूमन लैंग्वेज की ज़्यादा क्लोज होती है और इसलिए इसको समझना और लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब जो लो लेवल लैंग्वेज है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज मशीन लैंग्वेज एंड नंबर 2 इज असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को 1GL यानी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम है 2GL विच मीन्स सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अब जो मशीन लैंग्वेज है यानी 1GL जिसको कहते हैं, ये यूज़ करती है बाइनरी कोड 0 और 1, और ये वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। तो कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है। देन कम्स असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज़ करती है सिम्बॉलिक कोड्स, या इनको निमोनिक्स भी कहते हैं, और ये इनको समझना मशीन लैंग्वेज से आसान होता है। लेकिन अगेन ये हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, उससे काफ़ी डिफरेंट होती है। इसलिए थोड़ा सा और डेवलपमेंट के बाद डेवलप करी गई थर्ड जनरेशन लैंग्वेज विच इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। इसको कहते हैं 3GL। ठीक है, इसी तरह से अगला जो आया दैट वाज 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, और इस वक्त जो है दैट इज़ 5 जनरेशन लैंग्वेज, 5GL। एक एक करके पढ़ते हैं। जब हम 3GL की बात करते हैं तो ये यूज़ करती है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। ठीक है, और इसको डिफरेंट सिस्टम्स के अक्रॉस ये पोर्टेबल होती है। देन कम्स फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका फोकस होता है कि क्या करना है, ये नहीं होता है कि कैसे उस चीज़ को करना है। ठीक है, देन वी कम टू फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL। ये यूज़ करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को, ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स।
मूविंग अहेड वी हैव अ डिफरेंस टेबल जो आपकी बुक में दी गई है, लो लेवल लैंग्वेज वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। सेकेंड चीज़ है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। देन वी हैव अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज़ लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन फ्रेंडली है। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ क्लोजर टू मशीन्स। मशीन फ्रेंडली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यूजुअली बाइनरी और न्यूमोनिक्स में लिखी जाती है, इसलिए इसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। ठीक है, निमोनिक्स हमने पढ़ा 2GL यानी असेंबली लैंग्वेज में होता है, और जो बाइनरी होता है वो 1GL यानी मशीन लैंग्वेज है उसमें होती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये यूज़र फ्रेंडली होता है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के ज़्यादा क्लोजर होती है, इसलिए हम ह्यूमंस इसे ईजिली समझ सकते हैं। देन वी कम टू एग्जाम्पल्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। वहीं पे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं C++, जावा एंड C#। इसको C# कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम। क्या होता है प्रोग्राम? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड जिसको लिखा जाता है ताकि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा पाए हम लोग कंप्यूटर से। तो हमें कंप्यूटर से जब भी कोई काम करना होता है तो लाइक आई टोल्ड यू, हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है, इसलिए हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोड लिखते हैं, और उस कोड में हम वो चीज़ स्पेसिफाई करते हैं कि हमें ये वाला टास्क करवाना है, और फिर वो उसको कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो जो वो पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कोड आप लिखते हो, उस कोड को ही कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, जब भी हमें कुछ भी करवाना होता है कंप्यूटर से तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को कोड की तरह लिखा जाता है एंड दैट इज़ नोन एज प्रोग्राम। और उसके बाद कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। हमने उसको जो भी कोड दिया होता है, जो भी प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, और हमें फिर वो एंड में आउटपुट देता है। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का जो वे ऑफ अप्रोच होता है, उस प्रोग्राम को आप किस तरीके से लिख रहे हैं और किस तरीके से सोच के लिख रहे हैं। सो इट इंक्लूड्स द वे ऑफ थिंकिंग एंड द अप्रोच यू यूज टू राइट दैट प्रोग्राम। अलग अलग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स होते हैं, लेकिन आपके कुछ सिलेबस में सिर्फ 2 के बारे में दिया हुआ है। नंबर 1 इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको POP कहते हैं इन शॉर्ट, एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। अब आपके पूरे के पूरे क्लास 9th और 10th के कोर्स में आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़नी है, दैट इज जावा। अब जावा कौन सी है? जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको पूरे सिलेबस में डिटेल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए POP के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आते थे बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन POP एंड OOP। ठीक है, अब जो अगर मैं आपको इन एकदम बेसिक से बताऊं कि ये चीज़ क्या है दोनों लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो एक ये पूरा प्रोसीजर को फॉलो करती है। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वो स्टार्ट पहले होगा, फिर वो इनपुट पे जाएगा, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, एंड। हाँ, जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें यही कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। लेकिन जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारे काम एक सीक्वेंस में करती है। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं कि हम पहले ये चीज़ करेंगे, फिर ये, फिर ये। ठीक है, वहीं पे जब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ये बेस्ड होती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। वहीं पे जो प्रोग्रामिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, इनकी अप्रोच में भी डिफरेंस होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे मैंने बताया, ये ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होती है, और ऑब्जेक्ट्स के होते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, अभी सिर्फ इतना समझो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू गिव द आउटपुट। ठीक है, अब हम एक डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग POP वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP। ये डिफरेंस की टेबल आपको आनी चाहिए, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये डिवाइड करती है प्रोग्राम को मेथड्स में। मैंने आपको पीछे बताया था फंक्शंस, मेथड्स और फंक्शंस एक ही चीज होती है, ठीक है। वहीं पे जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP की, तो ये डिवाइड करता है प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। इसके बारे में आपको डेप्थ में बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये टर्म पता होना चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका ऑपोजिट है, तो ये क्या करेगी, ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं सी, फोर्ट्रान, कोबॉल, बेसिक। वहीं पे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं C++, जावा, C# एंड पाइथन। अब यहाँ पे आप साइड में देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट फोकस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारे ऑब्जेक्ट्स को इंटरकनेक्टेड मानते हैं। लेट्स से हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कार को, ठीक है। अब कार में एक यूज़र बैठा होगा, उसमें इंजन भी होगा, कार की व्हील्स होती हैं, स्टीयरिंग होती है, उसमें एक फ्यूल सिस्टम भी होगा, ठीक है। अब ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये सब वर्क करेंगे, इंजन वर्क करेगा तभी कार चलेगी, स्टीयरिंग भी वर्किंग होनी चाहिए, कार के चलने के लिए यूज़र होना चाहिए अनलेस इट्स ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज एक लेट्स टेक द कार एज अ बेसिक ऑब्जेक्ट, उसी के डिफरेंट पार्ट्स थे, उनको भी हमने ऑब्जेक्ट्स कह दिया। कुछ यही चीज़ हो रही होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर जब हम बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग POP की, तो इसमें फोकस होता है प्रोसीजर के ऊपर। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे तो उसमें ऑब्जेक्ट फोकस था। जब हम इसको पढ़ते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस पे फोकस होते हैं फंक्शंस पर, और उस साथ में जो प्रोसीजर होता है, जो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है, उस पर भी फोकस होता है, ठीक है। एक पूरा सीक्वेंस में सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, जितनी भी प्रोसेसेस हैं तो प्रोसेस N तक, ठीक है। एंड देन कम्स द आउटपुट, और फिर यहाँ पे चीज़ें खत्म हो रही होती हैं। पूरा एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। इससे ज़्यादा आपको दोनों के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जितना भी हमें फ्यूचर में पढ़ेंगे जावा, वैसे वैसे आप जानते जाओगे, ठीक है। बट इस चैप्टर में इससे ज़्यादा नीड नहीं है। देन वी मूव अहेड। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो उसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कुछ आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार नाम यहाँ पे देख लो। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 फीचर्स जो हैं इसके ऊपर MCQs आते हैं। इवन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में भी इन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से सबके बारे में पता होनी चाहिए, एटलीस्ट द डेफिनेशंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स को साथ में एक सिंगल यूनिट में डालने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको छुपा दो और सिर्फ उसकी जो एसेंशियल डिटेल्स हैं उनको दिखाओ, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। फिर हम आते हैं इनहेरिटेंस पे, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक बार कोड लिख लिया, अब जब दोबारा पे हमें उस कोड की ज़रूरत है तो उसी कोड को रीयूज कर लो, ठीक है। क्लासेस कोड को इनहेरिट कर लेती हैं, उसके बारे में अभी मैं आपको अलग से बताऊंगी। देन वी कम टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि एक ही चीज़ है, अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो उसको कह सकते हैं एक ही इंटरफेस है, उसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो लेट अस से कि कोई चीज़ है उसके मल्टीपल यूजेस हों, तो उसको हम कह देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं सबके बारे में। फर्स्ट कम्स एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ो। रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जितने भी डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर मेथड्स हैं, इन टर्म्स पर ध्यान दो, डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स ये क्या होते हैं आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो अब इन डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स को जब आप रैप कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, इकट्ठे एक सिंगल यूनिट में डाल देते हैं इन दोनों चीज़ों को,
इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। लेटस से हमने एक डब्बा बनाया क्लास, और उस क्लास के अंदर हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को ऐसे कंबाइन करके एक चीज़ में डाल दिया, लेट्स से अ कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ उसको कंबाइन करने का, दैट इज एनकैप्सुलेशन। देन वी कम टू डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ क्लास आर रिप्रेजेंटेड विदाउट इन्फॉर्मिंग अबाउट द बैकग्राउंड डिटेल्स, दिस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। किसी क्लास का सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल फीचर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करना, और बैकग्राउंड डिटेल्स को बिल्कुल भी ना बताना। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड डिटेल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका अगेन पर्पस होता है टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कार का। कार जो होती है उसके अंदर इंजन होगा, उसका इंटरनल मैकेनिज्म होगा जिससे वो चलेगी, और काफ़ी सारी टेक्निकल डिटेल्स होंगी। लेकिन क्या जब आप कार में बैठते हैं आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं? नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़र से हिडन होती हैं अनलेस आप कार को खोल दो, दैट इज़ अनदर केस। लेकिन नॉर्मल केसेस में कार के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या मैकेनिज्म है, वो आपको नहीं नज़र आ रहा है, वो यूज़र को नहीं नज़र आ रहा है जो उस कार के अंदर बैठा हुआ है, दैट इज़ हिडन फ्रॉम द यूज़र। जो यूज़र है उसको नज़र क्या आ रहा है? उसको क्या दिखाई दे रहा है? स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर, ब्रेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपने जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कार के अंदर का मैकेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स होगा, इंजन कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स जिनकी यूज़र को कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आपने छुपा दिया, और यूज़र को क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट फीचर है। कोई कार चला रहा है, उसको ज़रूरत होगी स्टीयरिंग व्हील ऑपरेट करने की, एक्सेलरेटर, ब्रेक वगैरह की, तो सिर्फ वो चीज़ें यूज़र को दिखाई गई। इसको कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका एक एग्जाम्पल और होता है, वेरी फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल, एक एटीएम मशीन जो होती है उसमें आपको बहुत सिंपल चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो नहीं दिखाया जाता है। उसमें भी जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देन वी कम टू इनहेरिटेंस, अनदर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है? एक क्लास जो है वो इनहेरिट कर लेती है एट्रीब्यूट्स और मेथड्स दूसरी क्लास से। अभी एट्रीब्यूट्स मेथड्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। एक क्लास जो है वो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स किसी और क्लास से इनहेरिट कर ले रही है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। जस्ट लाइक जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनहेरिट करते हैं। अभी जो क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है, यानी जो फीचर्स ले रही है, दैट इज नोन एज सब क्लास, और जिस क्लास से अपने फीचर्स ले रही है उस क्लास को कहते हैं सुपर क्लास। ये भी आपको पता होना चाहिए। सब क्लास के कुछ और नाम होते हैं, और अगेन जो सुपर क्लास होती है उसके भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि बेस क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है। ये कुछ कुछ बुक्स में दिया गया है, बाकी बुक्स में नहीं दिया गया है, बट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया। सब क्लास का एक और नाम होता है डिराइव्ड क्लास। देन वी कम टू द पर्पस। ये क्यों किया जाता है? ताकि कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, सेम कोड हमें बार बार ना लिखना पड़े। ओवरऑल व्हीकल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। जब कार बनी, ये भी एक व्हीकल है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स मेथड्स इसके अंदर आएंगे। अगेन जब बाइक बनी तो उसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स मेथड्स आएंगे व्हीकल से, ठीक है। इस चीज़ को कहा जाता है इनहेरिटेंस, कि हमारे पास एक ब्रॉड चीज़ थी पहले व्हीकल, उसके बाद कार को एक उसके कुछ फीचर्स मिले, फिर बाइक को कुछ कैरेक्टर्स मिले। इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। देन वी कम टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन होती है किसी एक चीज़ को, किसी वेरिएबल, किसी मेथड या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा मीनिंग देना, डिफरेंट मीनिंग्स देना, ताकि उनका एक से ज़्यादा फॉर्म हो सके। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। तो इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो एक कार है, उसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं। वन कार हैज़ मल्टीपल यूजेस। लेट्स से बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, उससे ऑफिस जा सकते हैं, हॉस्पिटल जाना हो वहाँ पे जा सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस जा सकते हैं कार से, ग्रोसरी शॉपिंग जा सकते हैं। तो एक कार के कितने सारे अलग अलग यूजेस हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट जिसको हम कार कह रहे हैं
वो डिफरेंटली बिहेव कर रही है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। सेम इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसी चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। प्रोग्रामिंग में इसको कैसे कहा जाता है कि एक ही इंटरफेस है, उसके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, और इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक ही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट जिसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इस एक स्लाइड में आपका जो ये पूरा माइंड मैप है, इसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर्ड है। जितनी भी आपको चीज़ें इससे थ्योरी याद करनी है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो समझाना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो यू कैन हैव अ लुक एट ईच एंड एवरीथिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट आपको जब क्विक रिविजन करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले ये बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है, विच इज़ अ मैकेनिज्म वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पे एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसा मैकेनिज्म है, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 का है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो है जो कि ICSE अपनी वेबसाइट पे हर साल रिलीज करता है। Now the question is wrapping up of data and methods together as one unit is termed as। तो अगेन दिस इज अगेन अ डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी, ये एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा मेंबर्स थे, मेंबर मेथड्स थे, उसको एक यूनिट लेट्स से एक कैप्सूल में डाला हुआ है, इस चीज़ को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बोर्ड सेमेस्टर 1 जब हुआ था 2021-2022 में। सेमेस्टर वाइज नहीं होता आपके एग्जाम्स, लेकिन उस साल सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हुए थे। सेमेस्टर 1 का एक क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड टुगेदर एज वन यूनिट इज कॉल्ड एज। इसका आंसर अगैन एनकैप्सुलेशन है। दिस इज अगैन द सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था, लेकिन इसकी जो वर्डिंग है उसमें ही फ़र्क है बस, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, जो पहले आ चुके हैं इवन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में और बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि आप देखो एनकैप्सुलेशन की ही डेफिनेशन को घुमा के इन्होंने दोबारा से पूछा हुआ है यहाँ पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये ICSE का जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस ICSE रिलीज करता है, ये वहाँ से क्वेश्चन मैंने लिया है। असर्शन है, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज टर्म्ड एज इनहेरिटेंस। मतलब जब जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस, तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो जो हमारा असर्शन है वो तो ट्रू हो गया। फिर रीज़न है, इनहेरिटेंस प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी, ये भी हमने पढ़ा था, मैंने जब आपको यहाँ पे पढ़ाया था, इसीलिए अलग से मैंने आपको यहाँ पे पर्पस पढ़ाया था। देखो इनहेरिटेंस का होता है पर्पस, कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ भी ट्रू हो गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, वो आप मुझसे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देन डू गिव इट थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।